नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। आज हम देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 जनवरी 2023 के लिए। यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आने वाले आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक साथ बहुत सारे मिल जाए, इसलिए हमने और प्रयास है कि 100 प्रश्न आज इस एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा सा समय तो ज्यादा लगेगा, परंतु क्वेश्चन आपको बेहतरीन प्रश्न जो है वो देखने को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो निश्चित ही बने रहिए लास्ट तक और देखते हैं आज के यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, निर्देशीय भाषा या फिर लैंगिक भेदभाव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया लैंगिक भेदभाव। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है? तो यहाँ पर कौन सा अभ्यास उपयुक्त तरीके से दिखाएगा कि छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया? मनोगत दो संख्याओं को जोड़ें और सन्निकट उत्तर दें। इंच टेप्स का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को नापे। पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट की दूरी का अनुमान लगाएं, या आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। तो देखिए, अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने के लिए बच्चे को एक अनुमान यहाँ पर लगाना है और वो हो सकता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि होगा आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। यानी कि एक्यूरेट तो नहीं बता सके पर लगभग यहाँ पर संख्या दिखाएं। तो मतलब यहाँ पर बच्चे जो है अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल बच्चों में विकसित हो गया है। आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? यहाँ पर है ऑप्टिमाइजेशन या फिर रटकर याद करना, दृश्यकरण या फिर है तुलना करना। तो गणितीय प्रक्रिया में रटने को महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें रटने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर समझ के साथ में करना गणितीय प्रक्रिया होती है, जबकि रटकर याद कर लेना नहीं होती है। तो दूसरा विकल्प बन जाता है इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो एक साथ थोड़े से प्रश्न को देखने में आपको समस्या हो सकती है। श्री जावेद गुणजों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। अब देखिए, उन्होंने जो 3 शिक्षण विधि की योजना बनाई है, पहली है श्याम पट पर 2 के गुणज लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। दूसरा है स्पष्ट करें कि किसी संख्या के अंक के सप्लाव यानी कि गिनती जो है से गुणज बनते हैं। तीसरा है यहाँ पर 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1 के सिक्के, 2 के सिक्के और 3 के सिक्के आदि के ढेर यहाँ पर बनाए। तो अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए उन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। तो यहाँ पर देखिए, अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए सबसे बेहतर क्रम यहाँ पर क्या रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। अब हम वापस प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम में उन्हें यहाँ पर पहले नंबर पर 1 नंबर पे इसे लागू करना है, 2 नंबर पे दूसरे को ही करना और इसे 3 नंबर पे लागू करना है। तो देखिए, 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1, 2 के सिक्के और 3 के सिक्के आदि के ढेर बनाए। फिर उसके बाद किसी संख्या के अंक की सबलाव गिनती गुणज बनाते हैं, ये बताएं बच्चों को। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा श्याम पट पर 2 के गुणज लिखते जाएं और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ते जाएं। इस क्रम में यहाँ पर शिक्षक मदद ले सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर छात्रों से द्विमीय आकारों को ध्रुवित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। दूसरा है छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप याद करने के लिए कहना। थर्ड है छात्रों को द्विमीय आकार को छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। और फोर्थ है छात्रों को द्विमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए यहाँ पर कहना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की अवधारणा हम बच्चों को पढ़ाने से पहले कौन सी प्रारंभिक गतिविधि यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगी? तो वो होगी छात्रों से द्विमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए आगे है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक
पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? तो इस गुणधर्म को हम संवरक गुणधर्म, वितरण गुणधर्म या फिर क्रम विनिमय गुणधर्म या फिर साचारी गुणधर्म, तो इसे हम कहते हैं संवरक गुणधर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। दूसरा है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन पढ़ाना है। थर्ड है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। और फोर्थ यहाँ पर है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न हल करना है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि होगा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करना यहाँ पर रहेगा। आगे देखते हैं गणित कक्षा में रिक्त स्थान पर बल होना चाहिए गणितीय विषय वस्तु पर, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर या फिर गणितीय समस्याएं हल करने पर। फोर्थ है मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रियाओं पर। तो यहाँ पर उत्तर होगा गणितीय प्रक्रियाओं एवं तर्क पर बल होना चाहिए गणित की कक्षा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाता है यहाँ पर प्रश्न का उत्तर। आगे क्वेश्चन आता है कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 और 55 का योग होता है। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर किस प्रकार से योग यहाँ पर करके दिखाता है 360 और 55 का। तो यहाँ पर उसने जोड़ा है, तो उसने इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा है कि 5 और 0 5 यहाँ पर हो गया, 6 5 11 का 11 लिख दिया और 3 का नीचे 3 उतार दिया। तो उसने योग यहाँ पर देखिए 3115 कर दिया इस प्रश्न का। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त यहाँ पर रहेगा? जोड़ने का समय, पुनर्समीकरण या फिर सीधी गिनती या 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ या योग, और हम कह सकते हैं एक की संगति। तो यहाँ पर देखिए इस भ्रांति को दूर करने के लिए जो यहाँ पर उपयुक्त होगा वो होगा जोड़ने के समय समूहीकरण जो रहेगा वो यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित एक ऐसा विषय जो अधिकांशतः अमूर्त अवधारणा से बना है। दूसरा है गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है। थर्ड है जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते हैं उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। और फोर्थ है गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतः संबंध होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ये कथन सत्य नहीं है। हम गणितीय समस्याओं का समाधान अनेक तरीके से कर सकते हैं। गणित में हम कोई भी सवाल को अनेक तरीकों से हल कर सकते हैं, उत्तर हमारा एक ही आएगा यदि हम कोई सी भी विधि अपनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ समस्या का समाधान तक पहुंचने का एक तरीका नहीं होता है, अनेक होते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के मॉडल से जुड़ा हुआ है जो बच्चों के ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? तो जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हेले, बीएफ स्किनर। तो देखिए ज्यामितीय विकास की जब भी बात होगी, ज्यामितीय चिंतन की जब भी बात होगी तो वैन हेले का नाम सबसे पहले आता है और विकल्प नंबर 3 ही इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें। दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेंगी वे कौन सी होंगी? यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर, चतुर्भुज। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आधा घुमाने पर वैसी की वैसी ही दिखना है ना, आधी यदि हम उनको घुमाएंगे तो वे आकृतियां वैसी ही दिखेंगी। केवल वर्ग और आयत समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियां और केवल समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो यदि उन आकृतियों को आधा घुमाएंगे तो यहाँ पर वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज है और एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके सभी जो आकृतियां होंगी वो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखेंगी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला देखिए यहाँ पर छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है, दोपहर के 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी की सुइयों में द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण यहाँ पर कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर एक छोटा सा हम घड़ी का एक उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी यहाँ पर पूरी गोल नहीं है, कोई बात नहीं,
तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर बचते हैं 9 और यहाँ पर लगभग बचते हैं 2, एक अनुमान से बता रहा हूँ, यहाँ पर बचते हैं 12। तो 12 की सीध में जब बड़ा कांटा रहेगा और 9 की सीध में ये छोटा कांटा रहेगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसी प्रकार से इधर हम कोण को देखें तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो समकोण से छोटा बनता है, लेकिन न्यून कोण बनेगा। तो इसमें एक समकोण बन रहा है और एक न्यून कोण बन रहा है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा समकोण और न्यून कोण। यानी कि 9 बजे बन रहा है समकोण और 2 बजे बन रहा है यहाँ पर न्यून कोण। ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न समझिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। यानी कि हम कक्षा 3 के बच्चे जो हैं उनसे गणित के अनुसार कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए 1/3 और 2/3 जो कि समान है, और यहाँ पर क्रमशः एडीजी में अगले अक्षर को पहचाने। एक बस में 40 बच्चे बैठते हैं तो 3 में कितने बैठ सकेंगे, और दर्शाइए कि 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 के समान है। तो यहाँ पर ये एक्स जैसा है, ये गुणा का निशान है, 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2 के समान है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 3 के बच्चों से जहां हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं वो होगा कि 1/3 और 2/3 जो है ये कैसे समान है। मतलब बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी भिन्न की जो समझ है वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी कक्षा 3 के अंदर। तो यहाँ पर हर क्लास का अपना एक लेवल है, उसका स्तर होता है, और उसके स्तर के अनुसार ही वहां पर हम बच्चों से अधिगम प्रतिफल की अपेक्षा कर सकते हैं। तो पहला ही विकल्प इस प्रश्न में बन जाएगा यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त होगी। 10 को 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है। यदि मैं 100 पुस्तक को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी। और थर्ड है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में वह कितना कार्य पूरा होगा। फोर्थ है, आपकी माँ के पास 9 पेंसिल है, अब वह आपको, आपके भाई को और आपकी बहन को बराबर पेंसिल देना चाहती है तो आपको कितनी पेंसिल मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बच्चों की बात करें तो हम विभाजन मतलब कि भाग का परिचय यहाँ पर कक्षा में देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम रणनीति क्या अपना सकते हैं, तो हम यहाँ पर माँ का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आपकी माँ के पास 9 पेंसिल है तो वो आपके भाई, आपकी बहन और आपको बराबर पेंसिल देना चाहती है, तो यहाँ पर कितनी पेंसिल मिलेंगी। मतलब 3 भाई बहन है, खुद बच्चा, उसका भाई और उसकी बहन, तो प्रत्येक को 3-3 मिल जाएंगी। बच्चा इस प्रकार से यहाँ पर कह देगा। तो शिक्षक यहाँ पर समझा सकते हैं कि देखिए 9 को हमने 3 से विभाजित किया तो प्रत्येक को कितना मिला, 3, और वही इसका उत्तर भी रहेगा। इस प्रकार से बच्चों को भाग से परिचय करवाया जा सकता है। और आगे अगला प्रश्न आता है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया किस प्रकार की है। रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। दूसरा है, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है। थर्ड है, बच्चे के चिंतन की गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। और फोर्थ है, पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक यहाँ पर ज्ञान और तथ्यों पर बल देती है। तो ये विफलता का कारण यहाँ पर बताया है कि हमारी जो आकलन प्रक्रिया है वो बच्चे के चिंतन और क्षमताओं में कार्य विधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर है, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। और दूसरा है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। थर्ड है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं और अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, गणित की अवधारणाओं को पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ, भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, और भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा
भिन्नों का गठन जो है दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए, और यहाँ पर वांछनीय क्रियाकलाप क्या हो सकता है। प्राथमिक स्तर भिन्न की प्रतिदिन अवधारणाओं का कक्षा और कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिए जाना चाहिए। थर्ड है, भिन्न की अवधारणा को केवल विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित करना चाहिए। और फोर्थ है, महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भिन्न की जो अवधारणा है उसको विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर क्रियाकलाप जो है ये बहुत ही अच्छा होगा, है ना। और इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमने बच्चों को एक सेब दिया और एक सेब के हमने 4 टुकड़े कर दिए, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक टुकड़ा जो है तो पूरे सेब का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर बच्चा कहेगा कि वो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि बेटा इसको 1/4 भी हम कहते हैं। और बच्चे को यहाँ पर हम भिन्न की अवधारणा से परिचय उसका करा सकते हैं, है ना। हमने 2 टुकड़े दे दिए तो बच्चा कहेगा कि 2 टुकड़े यानी कि पूरे हिस्से में से 4 में से 2 हिस्से, तो यहाँ पर इसका मतलब 1/2 मतलब कि आधा हो जाता है। इस प्रकार से बच्चे को अवधारणाओं से परिचय जरूर करवा सकते हैं। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। तो यहाँ पर क्या वांछनीय नहीं होगा, अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। और दूसरा है, एक विलक्षण परीक्षा का प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। देखिए, हम बच्चों का गणित में आकलन की बात कर रहे हैं, और जैसे हमें दूसरा विकल्प थोड़ा सा गलत मिलता है हम उत्तर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा विकल्प क्या कह रहा है कि एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। तो हम आगे के विकल्पों में टाइम खराब नहीं करेंगे, दूसरे विकल्प को ही यहाँ पर सीधे पकड़ लेते हैं और यही उत्तर भी बनेगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है और हर बच्चे की विलक्षण प्रतिभा हो सकती है। तो एक ही प्रतिरूप का यहाँ पर अनुकरण करना यहाँ पर नहीं होगा, तो दूसरा विकल्प इसमें होगा उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए, और मुक्त सिरे वाले प्रश्न को हमें यहाँ पर देखना है। तो मुक्त सिरे वाला प्रश्न कौन सा हो सकता है। तो मुक्त सिरे का मतलब आप समझते हैं, तो ऐसा प्रश्न जिसके एक से ज्यादा उत्तर निकल के आते हैं वो मुक्त सिरे वाला प्रश्न होता है। मतलब बच्चे यहाँ पर स्वतंत्र हो सकते हैं, कोई कौन सा भी उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, और इसमें यदि सीधे हम जाते हैं तीसरे नंबर के विकल्प को 2 संख्याओं का गुणनफल 36 से बताइए। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे कह सकते हैं कि 2 ऐसी संख्याएं बताना है। शिक्षक कह रहे हैं जिनका गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है। तो क्या इसका एक ही फिक्स उत्तर है क्या? नहीं है ना, इसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, यानी कि 6 और 6 भी बता सकते हैं, पर 2 अलग अलग संख्याएं नहीं, एक संख्या है। तो यहाँ पर बच्चा जो है 9 और 4 बता सकता है, या फिर यहाँ पर 12 और 3 बता सकता है। बच्चा यहाँ पर 36 और 1 भी बता सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा उत्तर निकल करके आ रहे हैं, 9, 4, 12, 3, 36, 1। तो यहाँ पर ये मुक्त सिरे वाला प्रश्न बन जाएगा। आगे देखिए, श्री राजू अपनी कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। तो यहाँ पर एक कंचों से भरी बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हम छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाह रहे हैं और इसके लिए क्रियाकलाप करना है, ठीक है ना। संख्यात्मक समझ विकसित करने के लिए क्रियाकलाप करना है, और जो सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। छात्रों से एक सीढ़ी गिरने को, चढ़ने को कहें, और तीसरा, विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। और फोर्थ है, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में संख्या बनाने को कहें। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि इसमें कितने कंचे यहाँ पर होंगे। आगे देखिए, घन एक ऐसा त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति है जिसकी सभी सतहें फलक एक जैसे होते हैं, और निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है। घनाभ को, त्रिभुजाकार प्रिज्म को, चतुष्फलक को, या फिर शंकु को। तो इसमें हम रख सकते हैं एक चतुष्फलक को। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए, त्रिभुज के बारे में सही कथन तो हम सभी जानते हैं, और बहुत छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था
कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है और आपकी नजर यदि विकल्प पर नहीं गई है तो अब आप देख सकते हैं चौथे विकल्प में ये बात लिखी गई है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो है, यानी कि सभी कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं त्रिभुज के, है ना, जितनी भुजा उतने कोण, तो यहाँ पर उसका योग होता है 180 डिग्री। तो उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रैखिक सममिति का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई भी एक अक्षर लिया, एक्स लिया, और इसको यदि हम एक रेखा से बांटें तो बीच में से हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी, तो दोनों तरफ के जो भाग हैं यहाँ पर जो बटे हुए हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अध्यारोपित हो सकेंगे, यानी कि एक दूसरे को ढक जाएंगे। तो ये एक सममित रेखा हो गई। दूसरा, हम यहाँ पर चाहे इसको ऐसे काटें तो भी यहाँ पर ये सममित रेखा हो जाएगी। पर अब ऐसा कोई ना अक्षर है जैसे कि जिसमें, जैसे मान लीजिए हमने पी को लिया, अब इसको आप बराबर 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते किधर से भी, ना खड़े रूप में, ना ही ऐसे ना ही ऐसे, क्योंकि दोनों भाग यहाँ पर समान नहीं बटेंगे, यानी कि एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें रैखिक सममिति नहीं है। और भी अक्षर हो सकते हैं, तो हमें उस समूह को पहचानना है और वो हो जाएगा दूसरा विकल्प, जिसमें पी क्यू आर तीनों ही अक्षर ऐसे हैं जिनमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के बारे में सही कथन को चयन कीजिए। दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है, निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। अब यहाँ पर वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन की बात इसमें करना है, और इसमें ए बी या फिर ए सी या फिर बी सी कौन सा इसमें सही है, या फिर फोर्थ है केवल सी। तो देखिए यहाँ पर इन कथनों में विचार करें तो इसमें चयन जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि होगा ए और सी के रूप में। दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे आता है अगला प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। तो यहाँ पर आवश्यक पहलू जो नहीं है वो हमें देखना है। विशेष वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक वितरण, पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। थर्ड है उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना और उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना। फोर्थ है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूलन और बदलाव की संभावना। तो देखिए यहाँ पर इकाई योजना का एक आवश्यक जो पहलू नहीं है वो होगा दूसरा, पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, कुछ ने 305 लिखा, तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर, या फिर उनको कॉपी में 10-10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर, या फिर उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम को समझा करके। तो यहाँ पर बिल्कुल फोर्थ विकल्प हो जाएगा राइट। उनको मूर्त पदार्थों की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कक्षा 2 के हैं, और वो मूर्त चीजों से ही सीखना यहाँ पर पसंद करेंगे, और मूर्त चीजों से उनका अधिगम जो है यहाँ पर जल्दी और अच्छा होगा। आगे देखते हैं गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है। तो यहाँ पर मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख संकेतों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। तो यहाँ पर ABC या ABCD या BCD कुछ भी इस प्रकार से विकल्प दिए हैं, तो इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, जिसमें A है, B है और C है। यानी कि यहाँ पर मानचित्र से संबंधित पहलू जो है मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन 2 होगा उत्तर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो भाग नहीं है वो है पूर्णांक, चौपड़, अनुमान लगाना या सममिति। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर, जो कि होगा पूर्णांक। आगे देखिए, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है। संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप, भिन्न स्थानीय मान आयतन, संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, या फिर
यहाँ पर संख्या बोध चौपड़ या स्थानीय मान, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है और अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। तो यहाँ पर ए, बी या सी या फिर ए बी, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड को, जो कि है यहाँ पर सी वाला। और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बोला है सही है? तो ग्रामीण पृष्ठ सी वाला जो है हमारा, सॉरी मैंने बी वाले को पढ़ लिया था, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है 25 गुणित 18 गुणित 4 की तरह दी गई तीन संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। वहां पर 25 गुणित 18 गुणित 4 बराबर 18 गुणित 25 गुणित 4, और देखिए यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है वही संख्याएं यहाँ पर लिखिए, सिर्फ 25 को पीछे कर दिया, 18 को आगे कर दिया, और यही यहाँ पर किया था। यहाँ पर उसने कुछ और तरीके से 18 को बाहर गुणा कर दिया, 25 4 का गुणा कर दिया, और यहाँ पर देखिए 18 गुणित 100 किया और बराबर 1800 उसको उत्तर मिला है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया? क्रम विनिमय एवं वितरण नियम का, या फिर है क्रम विनिमय एवं साहचर्य का, वितरण नियम एवं तत्समक का, या तत्समक एवं साहचर्य का। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने क्रम विनिमय एवं साहचर्य का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है, या फिर गणित माने एक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा, और थर्ड है संख्याओं का उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है, और फोर्थ है गणित को बच्चे के जीवन अनुभव का और दैनिक जीवन में बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि होगा गणित को बच्चों के जीवन अनुभव का और दैनिक जीवन में बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि यहाँ पर उपयुक्त होगी? छात्रों के द्वारा जर्नल लिखना, क्षेत्र भ्रमण, सत्र, अंत परीक्षा, या फिर है विकल्प नीचे है ए, सी, बी, सी और केवल सी, और फोर्थ ए और बी। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा वो यहाँ पर रहेगा गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए आकलन की कौन सी विधि यहाँ पर उपयुक्त होगी? तो वो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें है ए और बी के रूप में, जो कि है ए और बी। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षिका ने 536 गुणित 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने निम्नलिखित 4 प्रश्न के अभिकलन के लिए लिखे और पूछा, जैसे 550 गुणित 10, 530 गुणित 15, 500 गुणित 10, 550 गुणित 20। विचार कीजिए इन चारों अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 गुणित 18 सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम? व्याख्या कीजिए और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इस दी गई परिस्थिति के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है? तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर न्यूनतम उपयुक्त होगा? ऐसे कार्य में प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं, या फिर इस कार्य से छात्रों में सहभागिता में वृद्धि होगी, गणित की कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी, थर्ड है विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी, और फोर्थ है गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। तो देखिए गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, ये न्यूनतम उपयुक्त होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित को पढ़िए उसके अनुसार उत्तर दीजिए। कुछ अभिकथन दिए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। कारण है क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू, एक दृश्य का प्रदर्शन है। छात्रों के गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित कर सकता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, या परंतु आर सही कारण नहीं है ए का, या ए और आर दोनों सही है, आर सही कारण है ए का, ए और आर दोनों सही नहीं है, और ए सही परंतु आर सही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही कारण है ए का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, या कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना। तो यहाँ पर हो जाता है विद्यार्थियों में सर्वेक्षण का संचालन करवाना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? तो यहाँ पर है गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना, अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना, थर्ड है विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, और फोर्थ है विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, या फिर गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, गणित में अमूर्तीकरण और मानक दर्शन सम्मिलित है, और गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं होगा वो होगा कि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, नहीं गणित व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है ना, और आजकल कोई भी काम बिना गणित के नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, जो नहीं है वो हमें देखना है। भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना, यही उपयुक्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही कथन जो नहीं है वो हमें देखना है। शिक्षा विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें। दूसरा है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुसार अनुमान लगाने से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड है मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। और फोर्थ है क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना या टाइलें लगाना। तो उत्तर बनेगा इसमें हमारा यहाँ पर विकल्प नंबर 2, जो कि होगा क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना। तो देखिए, सूत्र पहले पढ़ाना बच्चों को थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के मापन से संबंधित। आगे देखिए, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधियां दी। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में व्यवस्थित कीजिए, और इन गतिविधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, या फिर नमूने, पैटर्न, आयतन, और क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप दूसरा विकल्प बनेगा उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के क्रम का निरूपण करता है, सही क्रम का निरूपण करता है, जैसा कि जोल्टन डेन्स के द्वारा दिया गया है। अब देखिए, लगभग सभी यहाँ पर एक जैसे ही शब्द हैं, बस क्रम बदला हुआ सा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, सीधे प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। गतिक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत, और गणितीय परिवर्तन सिद्धांत, और रचनात्मक सिद्धांत, ये जोल्टन डेन्स के द्वारा दिए गए क्रम का निरूपण रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी के अनुसार
अनुशंसाओं के अनुसार है कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। वित्ता से एक टेबल, मेज की लंबाई नापना, दर्शाना कि 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2 बराबर है 1/4 और 3/4 को हल करना, और आकृतियों से बने हुए प्रतिमान या पैटर्न को पूरा करना। तो देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प जो होगा 1/4 और 3/4 का योग करना, यानी कि भिन्नों का योग इसमें दे दिया है, और हम बात यहाँ पर दूसरी कक्षा के बच्चों से कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हल कर पाना अपेक्षित नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित पाठ्यचर्या के लिए सही है? स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए, इसे सुसंगत होना चाहिए, इसे लचीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए, बी, ऐसी और केवल बी है और केवल ए है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर हमारा हो सकता है तीसरा विकल्प, जो कि होगा केवल बी। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? तो यहाँ पर गणित के प्रति रुचि विकसित करना, अनुमान लगाने की कौशल को पोषित करना, बीजीय कौशल में निपुणता, दिग स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा बीजीय कौशल में निपुणता। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त होगा, क्योंकि हम प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं। बीजीय कौशल में निपुणता न्यूनतम उपयुक्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? नई परिस्थिति के ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को समझ बनाने में सहायता करना, दूसरा सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, तीसरा है रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना, फोर्थ बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर रटकर याद करना कोई भी गणित के अंदर प्रोत्साहित नहीं करेगा, और यही यहाँ पर सही नहीं है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? अन्वेषण, सूत्रीकरण, प्रक्रियात्मक प्रवाह या फिर अनुमानों की रचना? तो प्रक्रियात्मक प्रवाह जो है ये न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, या फिर दूसरा है एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा की जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या होगी, और थर्ड है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, फोर्थ है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो चौथा विकल्प बन जाएगा यहाँ पर उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा डेन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? यहाँ पर रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणिता या प्रतिवर्ती नियम, फोर्थ है गणितीय परिवर्तनशीलता नियम। तो यहाँ पर डेन्स के सिद्धांत का जो नियम नहीं है वो हमें इसमें देखना है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है उत्क्रमणिता या प्रतिवर्ती नियम। ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे के द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश, या फिर पंक्तिबद्धता एवं संरक्षण। तो यहाँ पर देखिए पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, जो कि क्रम और पदानुक्रम समावेशन के रूप में रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे अगले प्रश्न की बात करें तो बहुधा छात्र दशमलव की संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं, लेकिन इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव, संख्याओं में अति सामान्यीकरण, या फिर संख्याओं की तुलना के प्रश्नों के अभ्यास की कमी, एक संख्या रेखा पर दशमलव के अंकों के प्रदर्शन में कमी है, या फिर छात्रों के द्वारा की जाने वाली लापरवाह त्रुटि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण जो रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण। यहाँ पर इसके लिए एक संभावित कारण रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल
यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे। समग्र शिक्षा, साक्षर भारत, निपुण भारत या सक्षम भारत। देखिए यहाँ पर वर्ष 2021 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निपुण भारत, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? यहाँ पर है, इसमें सम्मिलित है कि बच्चा एक अन्य व तत्वों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है, और दूसरा यह जोड़ा और समूह में नहीं किया जा सकता है। थर्ड, यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है, और फोर्थ, यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसमें सम्मिलित है कि बच्चा व अन्य तत्वों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म, जो कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, का परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को छोटे छोटे कटआउट विद्यार्थियों को प्रदान किए और विद्यार्थियों को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप के समापन के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वह कैसा भी दिखे। तो यह क्रियाकलाप रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो क्रियाकलाप है ये प्रदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि या निगमनात्मक विधि या विश्लेषण विधि, कौन सा यहाँ पर उदाहरण रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा आगमनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न काफी मजेदार प्रश्न है। नेहा घटा की एक समस्या 673 माइनस 257 को हल कर रही थी। देखिए घटा की समस्या का मतलब है घटाने की जो समस्या रहती है, घटाने के जो सवाल होते हैं उसको वो हल कर रही थी, जिसमें से उसको 673 से 257 को घटाना था। वह कहती है कि 257 जमा 100 होगा, है ना, 357, 457, 557, 657। देखिए प्रश्न को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि वह कहती है कि 257 मतलब उसको 673 से 257 को घटाना था, तो उसने घटाने को जोड़ के माध्यम से यहाँ पर करके देखा है ना। तो 257 में उसने जमा का मतलब होगा जोड़ना, 257 में जोड़े उसने 100 तो बना 357, फिर जोड़े 100 तो बना 457, फिर जोड़े 100 तो बना 557 और फिर जोड़े 100 तो 657। तो इस प्रकार से 257 में जब वो 100 100 100 करके 4 बार जोड़ती है, तो इसलिए 257 में जमा हुए यानी कि जुड़े 400 हुआ। तो जब 400 उसमें जोड़े तो यहाँ पहुंच चुकी है वो 657 पर। अब 657 में वो 10 जोड़ती है, लेकिन राउंड फिगर में यहाँ पर जोड़ रही है। पहले उसने 100 जोड़े 4 बार, 400 जोड़े 257 में तो 657 हो गए, फिर उसने जमा किए 10 यानी कि 10 और मिलाए, 10 और जोड़े तो बना 667, फिर 10 और मिलाए तो बना 677। अब देखिए उसको 673 तक जाना था पर वो पहुंच गई कहां तक? 677 तक। तो इसलिए 657 जमा 20 हुआ 677 तथा 677 से 4 कम है 673, है ना, यानी कि 677 ज्यादा है, तो उसमें से 4 जब वो कम करती है तो वो पहुंचती है 673 पर, जितना हमारे सवाल में यहाँ पर दे रखा था। अतः जमा 400 जमा 20 घटा 4 416 होता है। इसलिए यहाँ पर 673 से 257 को घटाने पर हुआ 416। तो नेहा ने अपनाई गई रणनीति के लिए इनमें से कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त है? तो देखिए सबका अपना अपना जोड़ घटाने का तरीका है। तो यहाँ उसने खुद का एक तरीका अपनाया था, जिस प्रकार से उसने 100 जोड़ करके वो संख्या तक पहुंची, फिर उसने 10 जोड़ करके उससे थोड़ा सा आगे गई, फिर उसने 4 घटाए तो बराबर वहां पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से उसने 400 जोड़े और फिर उसने 20 जोड़े और फिर उसमें से 4 घटाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कुल 416 यहाँ पर लगे उसको वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से ये कथन क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नेता लिखा गया है, तो यह कथन दर्शाता है कि जो नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने और योग और व्यवकलन की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। या फिर दूसरा है नेहा घटा की औपचारिक कलन विधि को नहीं जानती, नेहा अनावश्यक रूप से जमा की कल्पना को घटा की समस्या हल करने के लिए मिश्रित कर रही है या अनौपचारिक रणनीति है, अतः लिखित परीक्षा में इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता।
तो यहाँ पर नेहा की जो विधि है बहुत ही अच्छी विधि है, उसकी स्वयं की विधि है जहां पर वो घटा की समस्या को योग के माध्यम से यहाँ पर पहुंचती है और उत्तर को प्राप्त करती है। तो ये दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में योग और व्यवकलन की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। काफी अच्छा प्रश्न ये मुझे लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? बच्चे श्याम पट पर उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं, बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं, या बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, अध्यापक एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखना रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण, और रचनात्मक गणित की जो कक्षा होती है वहां पर बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर, जहां पर बताया जा रहा है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? तो यहाँ पर देखें एक वर्ग पहली जिसमें सभी मूल शब्दों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या आदि के लिए संकेत दे दिए गए हों। दूसरा एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। थर्ड है यहाँ पर संख्याओं और संक्रियाओं पर अंतः कक्षा प्रश्नोत्तरी का संचालन कराना। और फोर्थ यहाँ पर 4 आधारभूत संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं को औपचारिक एल्गोरिथम के उपयोग से सुलझाने पर कार्य पत्रिका या कार्य पत्रक देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए एक क्रियाकलाप जो छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है, जो कक्षा थर्ड के छात्रों की बात इसमें की जा रही है, तो ऐसा क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं, ये क्रियाकलाप बच्चों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है? प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना। दूसरा है प्रश्न हमेशा बंद सिर वाला होना चाहिए जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों की कापियों का मूल्यांकन आसानी से कर सके। और थर्ड है प्रश्नों को सभी संदर्भात्मक स्थितियों से रहित होना चाहिए। और फोर्थ है जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया हो प्रश्न उससे मिलता जुलता उसके समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से जो सही और अभिष्ट लक्षण होगा वो यहाँ पर होगा, प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। तो वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? विश्लेषण, दृष्टिकरण चरण, या संबंधनात्मक चरण, या स्वयं सिद्ध अभिग्रहित चरण? यहाँ पर बच्चे जो होंगे ये होंगे दृष्टिकरण चरण पर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में द्वितीय स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त होगी? संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, उनके घरों की कक्षों के सापेक्ष आकार और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र का रेखांकन करना, या फिर एक ही मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी को मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना। तो देखिए हम बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की कर रहे हैं जिसमें द्वितीय स्थान संबंधित समझ विकास के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर रहेगा उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र का रेखांकन करवाना, जिस प्रकार भी वो कर पाए, जैसा भी वो कर पाए उनसे करवाना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना, पहचाने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी, 1/3 + 1/4 को हल करें और दर्शाएं कि 2 × 5 और 5 × 2 समान है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा 1/3 + 1/4 को हल करें, क्योंकि बच्चे कक्षा 3 के हैं और कक्षा 3 के बच्चों के लिए भिन्न को हल कर पाना इनके लिए अपेक्षित नहीं होगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है, आपके पास 7 सैकड़े हैं, उनमें से आपको 7 दहाइयां निकालनी है और आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र के द्वारा दिए गए उत्तर
के संबंध में अति उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षिका ने बच्चों से कहा कि आपके पास 70 सैकड़े हैं। 70 सैकड़े का मतलब क्या होता है? तो 70 सैकड़े का मतलब होता है कि यहाँ पर 70 और सैकड़े। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र यहाँ पर क्या कहता है, जब से शिक्षिका उसमें से कहती है कि मुझे उसमें से 7 दहाइयां निकालनी है, तो 7 दहाइयां जब शिक्षिका उसमें निकालने के लिए कहती है और छात्र कहता है कि मुझे 0 मिलेगा, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनके उत्तर के संबंध में सही उपयुक्त यहाँ पर क्या रहेगा? शिक्षिका को समस्या को संख्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके। शिक्षिका को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्या हल करने के लिए देनी चाहिए जब तक छात्र उसे सही रूप में हल ना कर ले। थर्ड है, शिक्षिका को छात्रों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। और फोर्थ है, शिक्षिका को सही कलन विधि का उपयोग करते हुए श्याम पट पर समस्या जो है वो हल करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र जो हैं वो जब इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और उनके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना यहाँ पर शिक्षिका को बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? बच्चे को कितना गणित आता है, इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। दूसरा यहाँ पर है, गणित की शिक्षा को गणित के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो, या फिर गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है इसलिए गणित में समस्याओं को हल करना बच्चे के मस्तिष्क के विचारों का गणितीकरण कर देगा। और फोर्थ, ये जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में से विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिकतम विषयों को शामिल करने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने की बजाय ये जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता को कैसे विकसित किया जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के विद्यार्थियों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। छात्रों को अपना वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के वंश वृक्ष से करने के लिए कहना। दूसरे छात्रों से रात को ध्यान से आसमान को देखकर उन्होंने जो देखा उसके अगले दिन कक्षा में उसका वर्णन करने के लिए कहना। या थर्ड है, छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह खोजने के लिए कहना। और फोर्थ है, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। तो देखिए कक्षा 3 के छात्र हैं और हम छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल इसके लिए विकसित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में रिक्त स्थान को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों और उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने, छात्रों के संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशलों की अर्जन संबंधी प्रगति। और थर्ड है, कार्यविधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख। और फोर्थ है, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है उसके अनुसार गणित में आकलन में छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई और इस पर छात्रों को आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? 65 को 13 से विभाजित करने पर क्या भागफल होगा, या एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। और थर्ड है, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। या फोर्थ है, अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला है। देखिए यहाँ पर हम विभाजन यानी कि भाग की जो संकल्पना है उसको समझाने पर बात कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर सही जो होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अपनी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग सीट को समान रूप से वितरित करें और बच्चे सकारात्मक हैं तो बच्चों में विभाजन की जो संकल्पना होगी वो समझ उनमें विकसित हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक विद्यार्थी योग यानी कि जमा की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है और उसने 253 और 138 को इस प्रकार से जोड़ा, 3811 उसने उत्तर बना दिया, यानी कि उसने 3 और 8 11 का 1 हासिल, 11 का 11 लिखा, 5 3 8 और 2 1 3, इस प्रकार से बच्चे ने यहाँ पर जोड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है विद्यार्थी के दोष को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है? उसी प्रश्न को बार बार दोहराएं, छात्र को सही उत्तर दें, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करें या फिर अभ्यास के लिए समान प्रकार की समस्याएं दें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी को डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों से रूलर यानी कि पैमाना निकालने के लिए कहती है। वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है और विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर एक उदाहरण है। देखिए, शिक्षिका ने रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा था पर बच्चे ये समझ पाए कि हम राजा रानी को किस प्रकार निकालें। तो रूलर मतलब यहाँ पर शासक, राजा। बच्चों ने अनुमान लगाया कि हम उनको कैसे निकालें। तो यहाँ पर रूलर शब्द जो है किस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक समुच्चारण शब्द का, समनाम शब्द का, अनेकार्थी शब्द का या पूर्व सर्ग शब्द का। तो देखिए, समनाम शब्द का ये उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करता है क्योंकि रूलर मतलब शासक भी होता है और रूलर मतलब पैमाना भी होता है। तो बच्चों ने पैमाने को शासक से जोड़ दिया, यानी कि उस प्रकार वो उसको समझ गए, है ना। तो ये एक समनाम शब्द का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत इसमें करता है। अगला प्रश्न आता है, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 आएगा? इस प्रकार के प्रश्न क्या हैं? परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं या मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसरित चिंतन को बढ़ावा देते हैं, को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि अनेक उत्तर प्रस्तुत करते हैं, या फोर्थ है को प्राथमिक स्तर पर बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 आएगा, तो ये एक मुक्त सिरे वाला प्रश्न के कारण अपसरित चिंतन को बढ़ावा यहाँ पर देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक जेंडर पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। थर्ड है, छात्रों में गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और फोर्थ है, कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, जो कि दर्शाएगा सभी के लिए गणित। तो सभी के लिए गणित मतलब सभी के लिए, तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव, जाति कौशल सभी प्रकार से मुक्त यहाँ पर भेदभाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, माध्यमिक स्तर और उच्चतर स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में से देखा गया कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती है, गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, या समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है। और फोर्थ है, लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है। अब ये हमें इसका कारण क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लैंगिक भेदभाव तो यहाँ प्रश्न में हमें देखने को मिलता है। विद्यालयों में ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका हम जब विश्लेषण करेंगे तो ये इसमें उत्तर निकल कर आता है। अगला हमारा प्रश्न है, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर हम गुणन की अवधारणा को पढ़ाने के लिए देख रहे हैं। सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना, छात्रों को उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। छात्रों को उनके विद्यालय से छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना,
या फोर्थ है छात्रों को हल करने के लिए कहना कि यदि आप प्रतिदिन जेब खर्चे के लिए 10 रुपए मिलते हैं तो कितने दिन में आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम गुणन की अवधारणा को विकसित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। तो देखिए बच्चे जब मान लीजिए एक कक्षा के अंदर जो है 20 बच्चे हैं तो 5 गुब्बारा हर छात्र लाता है तो 20 कितने ला पाएंगे, कितने हो जाएंगे। तो 100 यहाँ 20 और 5 का गुणा ही हो रहा है, या बच्चे ऐसे 5-5 करके जोड़ भी सकते हैं 20 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। अवधारणा को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सेकेंड है पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक रंगीन होना चाहिए। इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्याएं सम्मिलित होनी चाहिए। फोर्थ है इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन अनुभव से संबंधित हो उन्हीं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है वेन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों को सही क्रम में पहचान कीजिए। दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमनात्मक या संबंध पहचानना। संबंध पहचानना, निगमनात्मक, वो सभी यहाँ पर सेम ही है, बस थोड़ा सा क्रम आगे पीछे है। तो यहाँ पर सही उत्तर को और बढ़ते हैं जो कि वेन हेले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन के स्तरों का एक सही क्रम रहेगा जिसमें दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन ये यहाँ पर क्रम रहेगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा तो कक्षा के 70% छात्रों ने कहा कि 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई है। तो 75 में से उन्होंने 5 को घटाया तो 7 के नीचे 5 लिख दिया और 25 उत्तर निकाल के ले आए। और इस भ्रांति को दूर करने के लिए यहाँ पर सबसे अगला कदम कौन सा हो सकता है। स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। या फिर हम कह सकते हैं 2 अंकीय संख्याओं में से 1 अंक की संख्याओं के व्यवकलन के नियम को दोहराते हुए यहाँ पर बताएं कि अंक दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखे जाने चाहिए। थर्ड, 1 अंक की संख्या को घटाने जैसे सरल प्रश्नों को अधिक अभ्यास करवाएं। या फिर फोर्थ है संख्या रेखा का उपयोग करते हुए किस प्रकार व्यवकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर एक कक्षा का कक्ष में अधिकांश छात्र कहते हैं 270 प्लस 34 होता है। 270 प्लस 34 को जोड़ा तो उन्हें 2104 उत्तर इसका बना दिया। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। जोड़ने के समय पुनर्समीकरण या फिर 3 अंक की संख्या का जोड़ का योग, सीधी गिनती, 3 अंकों वाली संख्या का स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस के से कक्षा 3rd और 5th में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी से 3rd और 5th में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करें और उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को लैंगिक जेंडर भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए स्कूल छात्रों में सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करने, शिक्षक की पदोन्नति के उद्देश्य से उसकी रचनात्मकता के आकलन के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए इस प्रकार का क्रियाकलाप जो होगा वो सबसे उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना, अलग अलग सीमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना, विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना करना या फिर दर्शाना किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दर्शाना की किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति के बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी।
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा प्रश्न का उत्तर। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्ययन कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री जाती है, जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉक, ₹1, ₹10, ₹100 के नकली नोट। मुद्रा। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के किस नियम का यहाँ पर आश्रय ले रहे हैं? देखिए, यहाँ पर स्थानीय मान की जो संकल्पना है उसके लिए जो शिक्षक हैं वो अपने अध्यापन की जो कक्षा है, उनके गणित की जो कक्षा है, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो सामग्री जो है उपयोग में लाते हैं या उपयोग में की जाती है। जैसे यहाँ पर गिनतारा है और वगैरह वगैरह, ये बताएं। तो यहाँ पर पूछा है कि ये स्थिति में, उपरोक्त स्थिति में अध्यापक जो है डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का यहाँ पर आश्रय ले रहे हैं? गतिक नियम है, गणितीय परिवर्तनशीलता नियम है, बोधात्मक परिवर्तनशीलता या रचनात्मक नियम। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षक जो है वो बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम, जो कि डीन्स सिद्धांत का नियम है, उसका आश्रय शिक्षक यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह वाक्य रिक्त स्थान है। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती है। सही है, क्योंकि यह शिक्षक को समझने में मदद मिलती है और गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया जाए। और थर्ड है गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। और फोर्थ है सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि या IQ को दर्शाती है। तो देखिए, त्रुटियां जो होती है वो सही होती है, क्योंकि शिक्षक को ये समझने में मदद मिलती है कि गणित की अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2, और क्योंकि त्रुटियां जो होती है वो हमारे सीखने का हिस्सा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर उत्तर रहेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। अंश को अंश में जोड़ देते हैं, हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, या फिर कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, या फिर योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से प्राप्त नहीं होना। तो यहाँ पर क्या इस भ्रांति का यहाँ पर संभावित कारण हो सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर बच्चे यहाँ पर लागू कर रहे हैं। तो वहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो होगा इसमें उत्तर, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य रहेगा? कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, या फिर भूमिका अभिनय। देखिए, हम छात्रों के अंदर आंकड़ों के संग्रहण की समझ का आकलन करने के लिए यहाँ पर जो कार्य है उसको अपना रहे हैं। तो हम बच्चों को सर्वेक्षण पर आधारित एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं, एक परियोजना दे सकते हैं, और उसके माध्यम से हम बच्चों का आंकड़ों के प्रति कितनी समझ उनके अंदर आई है इसका आकलन हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। बी है, यहाँ पर समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। सी है, यहाँ पर छात्रों को उनकी गणितीय समझ और विवेचन को गहन करने में सहायता करता है। डी है, संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। तो देखिए, छात्रों को जो गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 तरीकों की बात की। अब इसमें से हमें सही का चुनाव करना है, क्योंकि हो सकता है 2 इसमें गलत है, 2 सही है। तो क्या ए और डी सही है, बी और सी सही है, या फिर बी और डी सही है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए और सी सही है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, जिसमें ए और सी को सही बताया गया है, और यहाँ पर ए और सी को यदि हम देखें तो ए यहाँ पर देखिए ये है और सी यहाँ पर ये है। तो ये क्रियाकलाप जो है अमूर्त उदाहरणों का अन्वेषण करने, परिकलन रणनीति को सीखने का अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही उनकी विवेचना और गहन करने में सहायता करेंगे। ऑप्शन ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न अंग भाग होना चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय भी देती है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया या फिर ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्यामिति के जो हमारे अनुभव होते हैं वो दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन 4 तो यहाँ पर बन जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2-2 अंकों वाली संख्याओं को योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने 3 विधियों का प्रयोग किया है। जैसे पहली है जिसमें उन्होंने स्तंभ के रूप में सीधे यहाँ पर जोड़ा संख्याओं को 23, 46 को 69 योग बना, और दूसरे तरीके में उन्होंने 20 + 3 40 + 6 इस प्रकार से जोड़ा है, और तीसरे तरीके में उन्होंने अलग प्रकार से जोड़ा है। तो 3 अलग अलग तरीकों से उन्होंने यहाँ पर बच्चों को जोड़ करके दिखाया है। तो उनकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त होगा? वह केवल गणितीय संचारण पर बल दे रही है। दूसरा है वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है, और वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही है। और फोर्थ है एक प्रश्न को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ कर रही है। तो देखिए वह अपने छात्रों को प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, कंचों के खेल में रेणु बार नहीं 4 है, ये रेणु 4 कंचे हार जाती है, ठीक है ना। रेणु यहाँ पर 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, और उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपरोक्त प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार का उदाहरण है? योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का, खुले सिरे वाले प्रश्न का, बहुविकल्पी प्रश्न का, या व्यवकलन संदर्भात्मक प्रश्न का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि भाई कुल कितने कंचे, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 4 वो हार चुकी है, 7 उसके पास बचे हैं। कुल यहाँ पर कितने हो रहे हैं? तो 7 कंचे यहाँ पर उसके पास, 11 कंचे जो है वो उसके पास के साथ उसने खेल यहाँ पर शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, हम षष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो षष्टिक पद्धति का उपयोग आंकड़ों के प्रमाणीकरण, परिमापन के लिए, कोणों की मापने के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका उपयोग हम करते हैं कोणों को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण के लिए और अधिगम के लिए निम्न से कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा? कलन विधि रटांत अधिगम पर जोर देती है। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को हल करवाना चाहिए। थर्ड है, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। या फिर कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित को अन्य विषय जैसे भाषा, कला, पर्यावरण आदि अध्ययन के साथ में यहाँ पर समाकलित करना चाहिए। ये यहाँ पर रहेगा इसमें सही कक्षा 1 और 2 के लिए। अगला प्रश्न आता है, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर है दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ या ग्रिड का उपयोग करना, उसके बाद गुणन का परिचय देना। दूसरा है दशमलव को भिन्नों में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना, फिर गुणन करना, और फोर्थ औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना, और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रिका को देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ या ग्रिड का उपयोग करना, उसके बाद गुणन का परिचय देना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें प्रतिशतता के उदाहरणों को पढ़ाते समय कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया है। कक्षा के इस प्रकार की जो चर्चा होती है ये छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है, छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। थर्ड, इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की शांति भंग होती है। और फोर्थ है, छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित के संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, जब हम बच्चों को प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ा रहे हैं और वहां पर हम मौसम के अनुसार जो फलों या
किसी प्रकार की चीजों में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श उनसे करते हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चा होगी निश्चित रूप से ये छात्रों को कक्षागत और गणित और बाहरी दुनिया के गणित के संबंध बनाने के लिए मदद मिलेगी और निश्चित रूप से उनकी जो संकल्पनात्मक समझ होगी उसमें यहाँ पर वृद्धि होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है गणित बच्चों को कि गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। 4.25 को 0.5 से हल करें यानी कि गुणा करें। दूसरा, यदि फल की कीमत 4.25 प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 किलोग्राम के लिए कितना खर्च करेंगे। यदि 4.25 को 0 और 1 से 1 के बीच किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 से कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। या फिर फोर्थ है, 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलन विधि की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल इससे कम होगा या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर गणितीय चिंतन में आकलन के लिए प्रश्न उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों के एक अंक की संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। 6 बिंदु बनाना, उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला लगाना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना, यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। दूसरा यहाँ पर है श्यामपट्ट पर 6 - 2 = 4 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। थर्ड है, शिक्षिका को श्यामपट्ट पर लिखे हुए सभी सवालों को जोर से पढ़ने के लिए कहती है। फोर्थ है, शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे 17 - 8, 14 - 12 आदि अभ्यास के लिए देती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं कक्षा 2 के बच्चों की कर रहे हैं और बच्चों को एक अंक की संख्याओं के व्यवकलन को पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। उस गतिविधि का चयन हमें यहाँ पर करवाना है। तो कक्षा 1 और 2 के लिए 6 बिंदु बनाना, उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बनाना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदु को गिनने के लिए कहना और यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से शिक्षिका दोहरा सकती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए उस स्तर की गतिविधि यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगी। अगला हमारा प्रश्न आता है, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें रिक्त स्थान का होना या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करना या फिर संकल्पनात्मक समझ और गणित ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबोधित करने की क्षमता, सिद्धांत और सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता या फिर मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो निश्चित रूप से शिक्षिका के अंदर यहाँ पर संकल्पनात्मक समझ और गणित ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबोधित करने की जो क्षमता है वो शिक्षिका के अंदर रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से शिक्षिका यहाँ पर गणित की बहुत अच्छी अध्यापिका बन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर पहचानना सही क्रम को। तो यहाँ पर चारों ही विकल्प में बस क्रम को थोड़ा सा बदल करके दिया है। तो सीधे उत्तर की बात करते हैं। पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धता, ये दूसरा विकल्प जो होगा ये यहाँ पर ज्यामितीय स्तर के लिए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसे यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर दिक् स्थान परिणाम और माप का गणित जो है वो दिक् स्थान परिणाम और माप का विज्ञान है। गणित ज्ञान सटीक और व्यवस्थित तार्किक है। गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है और गणित सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। तो यहाँ पर जो है वो गणित की प्रकृति में जो सही नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर 4। अगला प्रश्न है, यदि एक गणित की परीक्षा में सुदी फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया और यहाँ पर यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या है। यह एक उदाहरण है रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न का। क्या ये प्रश्न, देखिए दो संख्याओं का योग 17 है तो दो संख्याएं कौन सी हो सकती है। तो इस प्रकार का प्रश्न शिक्षिका जब यहाँ पर बात करती है तो बहुविकल्प प्रश्न, संदर्भात्मक प्रश्न, बंद सिरे वाला प्रश्न या मुक्त सिरे वाला प्रश्न। ये एक मुक्त सिरे वाला प्रश्न होगा, है ना, मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा क्योंकि दो संख्याएं यहाँ पर कोई सी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मानदंड ए यहाँ पर दिया रखा है संदर्भित आकलन, विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बी है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। और केवल
बी सही है या फिर केवल ए सही है या ए बी दोनों गलत है या दोनों ही सही है। तो यहाँ पर दोनों कथनों को हम देख सकते हैं और यहाँ कह सकते हैं कि इसके अंदर केवल कथन जो ए है वही यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कना है और इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके पास जो होगी वो तार्किक रूप और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी, क्योंकि उसके पास गणितीय तर्कना होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। इस प्रश्न जो थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।